हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पहले वीडियो को अपना कीमती समय देकर देखा, बारीकी से देखा और समझा, समीक्षाएं की, अपने राय दिए। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखें और अगर इसमें कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखने से ही मुझे पता चलेगा कि किन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है और कौन सी चीज़ें ठीक हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हमें डिसलाइक मिलते हैं तो एक भ्रम की अवस्था बन जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें दर्शक सुधार चाहते हैं और हम उनको सुधार नहीं पाते हैं। तो इसलिए लिखें ज़रूर। तो चलिए, वादे के मुताबिक आज हम उच्चारण, स्थान और श्वास की गति के आधार पर वर्णों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि हिंदी किस तरह से एक वैज्ञानिक भाषा है, देखेंगे कि हिंदी किस तरह से अपनी वैज्ञानिकता सिद्ध करती है। इस संबंध में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि हिंदी जिस तरह से हम लिखते हैं उसी तरह से हम बोलते हैं। जैसे अगर प में आ की मात्रा है तो वो पा होगा, तो क में आ की मात्रा है तो वो का होगा, और त में आ की मात्रा है तो वो ता होगा। ये नियम कभी बदलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के नियम बिल्कुल फिक्स हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक नियत अनुपात पे मिलते हैं तो H2O का निर्माण करते हैं, मतलब कि पानी का निर्माण करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार H2O पानी है तो दूसरी बार एसिड है, तीसरी बार कुछ और है। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हिंदी के जो नियम हैं, जिसमें अगर हम मात्रा का उपयोग कर रहे हैं छोटी ई की मात्रा, तो उच्चारण भी उसका ई की जैसा ही होगा, वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन दूसरी भाषाओं का उदाहरण लें, जैसे कि अब दूसरी भाषाओं में तो हम फ्रेंच और चाइनीज़ का उदाहरण नहीं ले सकते, क्योंकि पैरेलल में, समानांतर में जो भाषा हम सीखते हैं बचपन से वो अंग्रेजी भाषा है। तो उदाहरण के लिए सबसे उपयुक्त भाषा हमारे पास अंग्रेजी है। उसमें आपने देखा होगा कि वॉवेल जो मात्रा तय करते हैं उनके उच्चारण में कितनी जटिलताएँ हैं। कभी कभी PUT पुट हो जाता है लेकिन BUT बट ही रहता है, यानी कि यू वावल का उच्चारण हम कभी ऊ की तरह करते हैं और कभी अ की तरह करते हैं। उस तरह से हिंदी में भ्रम या शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। कभी कभी क के उच्चारण के लिए हम के का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कभी कभी हम क का उच्चारण के लिए सी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कभी कभी हम स के उच्चारण के लिए भी सी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और कभी कभी हम स के उच्चारण के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं। सारे प्रश्न जो हैं उसका जवाब हमें अंग्रेजी भाषा नहीं देती, लेकिन अगर हम हिंदी भाषा से कोई प्रश्न करें तो वो अपने नियमों की जानकारी देकर आपके प्रश्नों का समुचित समाधान करने में सक्षम है। तो चलिए, आज हम देखेंगे कि श्वास की गति के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है और हम उसे किस तरह से शुद्ध उच्चारित कर सकते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती हो, यानी बिना बाधा के निकलती हो, तो वो स्वर कहलाएंगे। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ऊ। एक बात ध्यान देने लायक है कि री जो है वो उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, लेकिन लेखन की दृष्टि से वो स्वर है। अब समय के आधार पर, उच्चारण में कितना समय लग रहा है, उस आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगता हो, दीर्घ उससे ज़्यादा समय लगता हो, और प्लुत स्वर जिसमें और भी ज़्यादा समय लगता हो, जैसे कि ओम का उच्चारण। अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन
उनको कहेंगे जिसका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, मतलब उसके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की ज़रूरत पड़ती है और उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलेगी तो वो सारे व्यंजन कहलाएंगे। कंठ के पास वाले हिस्से को स्वर तंत्री कहते हैं। उसके कंपन के आधार पर अगर व्यंजन के भेद देखें तो ये दो हैं, अघोष और सघोष। आप स्क्रीन पे देखिए, पहले दो वर्ण अघोष और बाकी के 3 सघोष। अब प्रयत्न के आधार पर कि हमको बोलते समय मुख से वायु कितनी मात्रा में निकल रही है, उस आधार पर महाप्राण व्यंजन है और अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण जिसको बोलते समय मुंह से ज़्यादा हवा निकले और अल्प प्राण जिनको बोलते समय मुंह से कम वायु निकले। तो ये फ़र्क आप समझ गए होंगे। क से लेके प वर्ग तक पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होगा तथा दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। भाषा, लैंग्वेज किस तरह से विज्ञान से संबंधित है और इसकी शाखाएं किस तरह से विज्ञान से जाकर जुड़ती हैं, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए और इसकी छोटी सी चर्चा करनी बहुत ही आवश्यक है। जैसे भाषा को सीखने के लिए हमें शरीर विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाषा को बोलते वक्त हम शरीर के कुछ अंगों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि होंठ, दांत, जीभ, तालु, कंठ। ये सारी चीज़ें भाषा को बोलने के लिए बहुत ही सहायक है। इसके बिना हम भाषा को बोल ही नहीं सकते। ठीक उसी तरह हमें फिजिक्स का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स का एक सबसे बड़ा टॉपिक है साउंड, ध्वनि, जो कि के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। फ्रीक्वेंसी का बहुत महत्व है। साउंड चैप्टर में आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी। भाषा में फ्रीक्वेंसी का बहुत महत्व है। कैसे? अगर आप एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है कि आप असहमति प्रकट कर रहे हैं और आप नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, बदल दी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है कि आप क्रोध में हैं। तो वाक्य एक ही प्रकार का है, शब्दों का इस्तेमाल भी आपने एक ही प्रकार का किया, लेकिन मतलब बदल गए। तो ये मतलब का बदल जाना, फ्रीक्वेंसी का बदल जाना, इन सब चीज़ों का भी भाषा के अध्ययन में बहुत महत्व है। इसीलिए भाषा में अनुतान, बलाघात जैसे टॉपिक्स की पढ़ाई होती है। खैर, इन सब की चर्चा हमारे आने वाले वीडियोस में होते रहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्याकरण में जो सबसे जटिल है वो है वर्ण विचार। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैथ्स में एक बच्चा 1 से लेकर 9 तक अंकों की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करता है, उसे बार बार लिखता है, प्रैक्टिस करता है और 0 को वो समझने की कोशिश करता है। जब वो 1 से लेकर 9 तक लिखने में एक्सपर्ट हो जाता है और 0 के उपयोग को वो अच्छी तरह से समझ लेता है, उसके बाद वो आने वाले समय में हज़ारों, लाखों, करोड़ों की गणना आराम से कर सकता है। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी अंकों की जानकारी, वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ठीक उसी तरह से व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जटिल अगर हम कहें तो वो वर्ण विचार ही है। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, प्रत्येक चीज़ को चित्र के माध्यम से अंकित किया गया है। होंठ, दांत, जिह्वा, नाक, मूर्धा, तालु, कंठ, ये सारी चीज़ें शरीर के अंग जिसकी सहायता से हम अपनी भाषा का उच्चारण कर पाते हैं। सारे वर्णों को 9 वर्ग में बांटा गया है कि किसकी सहायता से हम क्या बोलते हैं। कंठ की सहायता से हम क्या बोल सकते हैं, तालु की सहायता से क्या बोल सकते हैं, मूर्धा की सहायता से क्या बोल सकते हैं, दंत, होंठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ और होंठ, दांत और होंठ आदि। शरीर विज्ञान की अच्छी जानकारी होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अगर बचपन से उसके होंठ कटे हुए हैं तो वो कुछ विशेष ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह से
व्यक्ति जिसके सभी दांत टूट गए हैं वो शब्दों के उच्चारण को किस तरह से करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और भाषा विज्ञान अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। होंठ, दांत, जीभ, तालू, कंठ, आपको शरीर के उन अंगों की जानकारी अच्छे से हो गई होगी जिसकी सहायता से, जिसके सहयोग से हम अपनी भाषा यानी कि हिंदी भाषा के वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। अ, फ, त, थ, ट, ठ, अ, आ, स, श, ज, ज, फ, क, ख। देखा किस तरह से होंठ की मदद से, तालू की मदद से, जिह्वा की मदद से, कंठ की मदद से कुछ विशेष वर्णों का उच्चारण किया गया। उच्चारण स्थान के आधार पर स और श में भी बहुत फर्क है, ज और ज में भी बहुत फर्क है कि हिंदी भाषा में जो आगत ध्वनियां हैं ज, फ, जो कि उर्दू से लिए गए हैं, ऑफिस, डॉक्टर, इन सब शब्दों को बोलने के लिए जो अ का उच्चारण हम करते हैं वह भी आगत ध्वनि के अंतर्गत आता है। लेकिन तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब हम दूसरी भाषाओं से कोई शब्द अपनी भाषा में शामिल करते हैं तो उससे संबंधित जो उच्चारण है, जो कि बिल्कुल हमारे हिंदी में उस तरह के उच्चारण नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम अलग प्रतीक चिन्हों का निर्धारण करते हैं। हम उसे यूं ही नहीं अपना लेते, बल्कि हम उसे एक नया प्रतीक चिन्ह देते हैं, तब हम उसे अपनाते हैं। विज्ञान पढ़ाई जाती है, उसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं स्वन विज्ञान के नाम से। स्वन विज्ञान में ध्वनि विज्ञान ही वास्तव में पढ़ाई जाती है, जो बिल्कुल फिजिक्स का हिस्सा है। स्वन विज्ञान के अध्ययन में 3 पक्ष हैं। उत्पादक यानी कि उत्पादन करने वाला, यहाँ पे उत्पादक मैं हूँ। संग्राहक यानी कि संग्रह करने वाला, यहाँ पे संग्राहक आप हैं यानी कि श्रोता। संवाहक यानी कि मीडियम, किस माध्यम से वो बात आप तक पहुंच रही है। सचमुच भाषा विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और भी चर्चाएं हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। मेरे वीडियो को आपने इतने ध्यान और प्रेम से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।